योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वेभ्यो नमः। पुनरेकवारं भवतां समेषां हार्दं स्वागतं संस्कृतशौर्यम् इत्यस्मिन् आमुखपटले सूर्यसिद्धान्तस्य कक्षायाम्। अयि भो प्रेयांसि मित्राणि, गतदिने गौरववर्षस्य उत संवत्सर इति अपरनामधेयस्य आनयनं कथं विधीयते इत्यस्मिन् विषये चर्चा व्यधायि तद् आनयनमपि प्रादर्शि मया। सम्प्रति ततः अग्रे गच्छामः। ग्रहानयनस्य लाघवविधिः अपि सूर्यसिद्धान्तकारेण अभाषि। तत्र उच्यते लाघव इति एकस्मिन् दिने मया इदम् अपि उक्तं यत् यतो हि सृष्ट्यादितः वर्तमानदिनं यावत् इदं यदन्तरं वर्तते अस्मिन् अन्तरे अधिकः कालः एव वर्तते, महान् कालः वर्तते खलु। अतः यदि कालः महान् वर्तते, अन्तरम् अधिकम् अस्ति चेत् किं भवति, तत्र गणिते सौकर्यं न भवति खलु। तद् गणिते सौकर्यात् किं करणीयं, तर्हि अल्पः एव कालः स्वीकरणीयः। अल्पे काले किं भवति, गणिते तथा क्लेशः नानुभूयते अस्माभिः सर्वैः। तर्हि मित्राणि, इदमेव मनसि निधाय सूर्यसिद्धान्तकारेणापि न सृष्ट्यादितः न प्रत्युत कस्माच्चिदपि युगात् ग्रहानयनं कथं विधेयम् इत्यस्मिन् विषये संकेतः कृतः वर्तते और उसी संकेत को यहाँ पे वो प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि विस्तरेणैतदुदितं संक्षेपात् व्यावहारिकं मध्यमानयनं कार्यं ग्रहाणाम् इष्टतो युगात् इति एवं उच्यते कि एतत् सृष्ट्यादेः ग्रहानयनं कर्म यद्वर्तते, ग्रहानयनं कार्यकर्म विस्तरेण अतिकठिनेन विधिना षण्मनूनां तु संपीड्य कालं तत्सन्धिभिः सह, ये इतना सारा का सारा प्रपंच आप करेंगे तब जाकर पूरा माने कि जो 6 मनु और उनके संधियाँ, क्योंकि सप्तम मनु चल रहा है, सप्तमः मनु प्रवर्तते खलु, तर्हि कल्पादारभ्य षण्मनूनां गणितमिति एतत् सर्वं महत् प्रपंचम विद्यते, तन्मास्तु, उसकी आवश्यकता नहीं है। उसकी जगह उन्होंने क्या कहा कि मया तद यद उदितं यद कथितं मया विस्तरेण एतदुदितं, जो कहा मैंने वो विस्तार से कहा है। तब अब इसको सरलता से कहूँगा मैं। तो क्या कहते हैं कि व्यावहारिकम सर्वजन व्यवहारोपयुक्तम ग्रहानयनम, कि भाई अब हम व्यावहारिक ग्रहानयन की बात करें जो कि सभी लोग जिसको आसानी से कर सकें, उसके लिए उन्होंने कहा कि संक्षेपात लाघव प्रकारेण कार्यम, उसको लाघव संक्षेपात व्यावहारिकम कहा। तो संक्षेपात यानी कि लाघव प्रकारेण तत्कार्यम, तत्कथम कार्यम इत्याह, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि मध्यमानयनम कार्यम इति इष्टतो युगात्, कि वर्तमान युगादेव ग्रहाणां मध्यमानयनं मध्यगत्या साधनं कार्यम, वर्तमानेव युगात् नाम कलियुगं प्रवर्तते खलु, तर्हि कलियुगात् एव गणना विधेया इत्यपि वक्तुं शक्यते। उत तथापि स्यात् कि त्रेता, यतो हि कृतयुगान्तासन्ने गणितम् अलभत् असौ ऋषिप्रवरः, अतः कृतयुगान्तात् नाम त्रेतायुगस्य आदितः यदि गणना क्रियते, तथापि गणनायां लाघवत्वं तु वर्तते एव, इसलिए हम त्रेता युग से ही वह गणना आरंभ कर सकते हैं। एक लाघव का तरीका हुआ। दूसरा क्या तरीका है कि हम त्रेता युग से भी ना करके हम कल युग से करें। तब उसके लिए करना क्या होगा?
तो अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि एतदुक्तम अवधेयम गत युगान्ते ये ग्रहाहते ध्रुवत्वेन आख्याता। और गत युग, जैसे मान लीजिए ये हमारा गत युग है, ये अभी हम वर्तमान युग लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्तमान युग मतलब कि वर्तमान युग से क्या अभिप्राय है, अष्टाविंशम युगम यत् प्रवर्तते खलु महायुगम तस्मिन् विषये वदामि, न तु त्रेतायुगस्य विषये अथवा कलियुगस्य विषये उच्यते। अत्र किम् उच्यते, वर्तमान युगम नाम अष्टाविंशम यद् युगम प्रवर्तमानं वर्तते तद विषये उच्यते अत्र, कि गत युग जो था, जो सप्तविंशम युगम यद आसीत, जो 27वां महायुग था, वो हो गया आपका गत युग। और गत युग जब समाप्त होता है तो और वर्तमान जब आरंभ होता है तो उस समय ग्रहों की स्थिति आप निकाल लीजिए। वो जो ग्रहों की स्थिति है उसे क्या कहा, ध्रुवक कहा। उसकी एक संज्ञा दी, उसकी क्या संज्ञा दी, ध्रुवक। मतलब कि यहाँ से चलना स्टार्ट हुए और जब ये वर्तमान युग के आरंभ में स्टार्टिंग पॉइंट पे जब आए तो कितने राशि अंश कला विकला पर प्रत्येक ग्रह है, उसकी बात वो कर रहे हैं कि जितने राशि अंश कला विकला पर है उसको नोट डाउन कर लिया एक जगह, ताकि हमको जो गणना है वो सृष्टि से ना करना पड़े। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है भाई। मान लीजिए कि एक ट्रेन है और वो ट्रेन चल रही है, काबुल से चलना आरंभ हुई है, भारत से भी नहीं, अफगानिस्तान से चलना आरंभ हुई है, और उस ट्रेन को काबुल से लेके और तिरुवनंतपुरम तक जाना है। एक ऐसी ट्रेन जब हमारा भारत फिर एक बार अखंड भारत हो जाएगा तब की कल्पना कीजिए कि काबुल से ट्रेन चल रही है तो और उसे पहुंचना कहाँ है, तिरुवनंतपुरम तक पहुंचना है। अब प्रश्न यह है कि काबुल से या तो हम उसकी गणना आरंभ करें कि काबुल से लेके फिर वो पाकिस्तान सिंध से होते हुए और फिर भारत में कश्मीर इत्यादि से होते हुए मैं जयपुर में है, मुझे जयपुर में मान लीजिए वो ट्रेन पकड़नी है। तो मैं दो तरीका है, या तो मैं काबुल से ही उसको वॉच करूं और देखूं काबुल में कितने बजे चलना आरंभ की है, और फिर सिंध से होते हुए और ये कश्मीर से होते हुए और जयपुर पहुंच रही है, तब या तो जब मुझे जयपुर में बैठना है तो मैं उस समय को देखूं। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं काबुल में उसके टाइम को ना देखूं, सिंध में भी ना देखूं, बल्कि जब वो कश्मीर आ गई, कश्मीर में जब आ गई तब से मैं उसकी काउंटिंग स्टार्ट करूं। कश्मीर में कितने बजे आ गई अगर मुझे ये पता चल जाए तो कश्मीर से लेके जयपुर की दूरी छोटी है बजाय काबुल से लेके जयपुर की दूरी। काबुल से पूरा अफगानिस्तान का हिस्सा, फिर पाकिस्तान का हिस्सा, सिंध जिसे कह रहे हैं, वो आगे करते हुए फिर भारत में प्रवेश करेगी, फिर तो कश्मीर में आएगी और फिर उसके बाद राजस्थान में आएगी ना। एक तो ये तरीका, या तो बाड़मेर से आए, छोड़िए उसको, इतना जियोग्राफी में नहीं जाते हैं, मैं कि सीधा रूट लेता हूँ। तब मित्रों मेरा कहना इसमें यही है, मैं कहना यही चाहता हूँ कि आप काबुल से लेके और जयपुर तक की दूरी को क्यों लेते हैं और ट्रेन को वहाँ से वहाँ तक क्यों वॉच करते हैं। बेटर क्या है, बेटर ये है कि वो ट्रेन कश्मीर में कब आ रही है मैं इसको पता कर लूँ। तो काबुल से लेके जयपुर तक की दूरी बहुत ज़्यादा है और उसकी तुलना में कश्मीर से जयपुर की दूरी कम है। तो मैं जो कैलकुलेशन करूँ वो कश्मीर से जयपुर की करूँ, तो कश्मीर में कितने बजे आ रही मुझे ये पता चल जाए, है ना। तो इसी प्रकार से यह दृष्टांत को भी समझना चाहिए कि सृष्टि के आरंभ से लेके जो 6 मनु बीत गए, और 6 मनु और उन 6 मनु में जो 71 महायुग हैं, प्रत्येक में 71 महायुग, उन सब की गणना करने की बजाय वर्तमान जो मनु चल रहा है वैवस्वत, उस वैवस्वत मनु में भी जो 27 महायुग बीत गए उसको भी छोड़ दें हम, और 28वां महायुग जब आरंभ होता है तब की स्थिति हम जान लें अगर ग्रहों की, तो हमारे लिए अगर हम महायुग के आरंभ में, ये वर्तमान युग है, इसके आरंभ में ग्रहों की स्थिति हम जान जाते हैं तो हमारे लिए फिर अब गणना सरल हो गई। क्यों? क्योंकि वर्तमान युग के आरंभ से लेके इस समय तक की गणना करने में कम गणित की अपेक्षा रहेगी। तो इसलिए जो ये वर्तमान युग के जो ग्रह हैं, अच्छा, तो जो आप वर्तमान युग में उनकी ग्रहों की जो पोजीशन है, कितने राशि अंश कला विकला पे प्रत्येक ग्रह हैं, इसको जो आप ले आते हैं इसको कहीं नोट कर लीजिए, ठीक। तो इसे जो हम नोट डाउन करेंगे ताकि हम उसके आगे जो हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग
कि जितना गति किया है ग्रह उतना और ज्ञात करके इसी में जोड़ देंगे। अगर हम ज्ञात कर लें तब तो उससे भी काम चल जाएगा। दूसरा, अगर मुझे वो गणना सृष्टि आदि से करना है तो इसमें इस चीज़ को जोड़ना पड़ेगा। पीछे से अगर हमको चलना है, मुझे ये है कि नहीं साहब सृष्टि आदि से लेके आज तक की हम बात करें तो हमको ये जो पोजीशन वर्तमान युग के आरंभ में आई है ग्रहों की, जिसे हम ध्रुवक कह रहे हैं, इसको भी जोड़ देना पड़ेगा, वरना इसकी आवश्यकता नहीं है। आप तो सिर्फ ये जान गए। आपको जानना क्या है? जानना सिर्फ ये है कि वर्तमान युग जब आरंभ हुआ उस समय ग्रह कहाँ थे, मुझे बस इतना पता चल जाए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेन काबुल से कब चली, और इससे मुझे मतलब नहीं। मुझे तो ये मतलब है कि जयपुर में मुझे पकड़नी है ट्रेन को, तो राजस्थान में कब एंट्री कर रही है, उसका एंट्री पॉइंट क्या है, तब से मैं सतर्क रहूँगा और तब से मैं गणना करूँगा। तो टू कट शॉर्ट, इस चीज़ को कहते हैं ग्रहों का ध्रुवक। यानी एक गिवन टाइम में ग्रहों की पोजीशन को अगर आप जान लेते हैं एंड देन यू आर नोटिंग डाउन दैट पोजीशन, सेलेस्टियल पोजीशन ऑफ एवरी प्लैनेट, देन दैट इज कॉल्ड ग्रह ध्रुवक। उसे हम बोलते हैं ध्रुवक, क्योंकि वो एक निश्चित है, वहाँ वो पोजीशन की इतने राशि अंश कला विकला पर था। इसी बात को ग्रंथकार कहते हैं। क्या कहते हैं कि गत युगान्ते ये ग्रहाः ते ध्रुवत्वेन आख्याताः। गत युग के अंत में, यदा गत युगम गतम तदा तस्मिन् समय नाम वर्तमान युगस्य आरंभ काले सर्वेषां ग्रहाणां का स्थितिः आसीत् राश्यादौ तद् ज्ञानं कृत्वा तस्य ध्रुवः अथवा ध्रुवकः प्रत्येकं ग्रहस्य सूर्यध्रुवकः, चंद्रध्रुवकः, मंगलध्रुवकः नाम मंगलध्रुवकः अर्थात वर्तमान युगस्य आदौ मंगलस्य यह या राश्यादिः स्थितिः वर्तते सा स्थितिः तस्य ध्रुवक मंगलध्रुवक इति संज्ञा। तो इस प्रकार से हम ग्रहों के ध्रुवक ले आएंगे, ठीक है। तो ततः परम इष्ट युगे, तब इसके आगे क्या होगा? इष्ट जो युग है हमारा, उस इष्ट युग में गताब्दयी अहर्गणम। अब जो इष्ट युग हमारा जो हमारा इष्ट युग, अब इसमें भी आप ये कर सकते हैं कि 28वां महायुग ले सकते हैं, या हम क्या करें, जो मैंने आपसे बोला कि 28वें महायुग में भी हम क्या करें कि यहाँ जो है ना, इस जगह पे ये जो सतयुग है, ये जो वर्तमान युग है, वर्तमान युग में मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आप इस पॉइंट पे हैं, मान लीजिए आप इस पॉइंट पे हैं, ये वर्तमान दिन। तो अब इस वर्तमान युग जो आरंभ हुआ 28वां, इसमें क्या होगा? इसमें एक बात तो ये होगी कि यहाँ से यहाँ तक सतयुग बीत गया आपका। सतयुग के अंत में मायासुर ने ज्ञान लिया, तो सतयुग के अंत में कृतयुग अंत, तो ये हो गया आपका सतयुग बीत गया। फिर आपका त्रेता भी बीत गया है, ये लीजिए साहब, त्रेता भी बीत गया। फिर द्वापर भी बीत गया, ये लीजिए जी, द्वापर भी बीत गया है। ये तो ये जो है आपका सतयुग, ये सतयुग, ये त्रेता है, बीत गया, नहीं सॉरी गलत लिख दिया ना, सतयुग तो ये है। तो देखिए ये हो गया आपका सतयुग, ये त्रेता और ये द्वापर। तो अब इष्ट युग से हाँ दो भाव ले सकते हैं, दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो इष्ट युग का मतलब कि जो 28वां अष्टाविंशम यद महायुगम प्रवर्तते तत् मिष्टयुगमिति पदेन तस्य बोधः भवितुमर्हति। अथवा इष्टयुगमिति कथनेन कलियुगस्यापि बोधः स्यात्। तर्हि तस्मिन् समये गतयुगम् इति कथनेन द्वापरयुगमेव गतयुगम खलु। तो एक तो बात ये है कि जब ये ग्रंथ आरंभ हुआ, उपदेश के रूप में जब हुआ, तो उस समय त्रेता सतयुग समाप्त हो गया था। तो या तो हमारे पास सतयुग के समाप्त के समय यानी त्रेता के आरंभ के समय के ग्रहों के पोजीशंस हों, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई कि जो कि आगे इन्होंने कहा हुआ है कि जब ये ग्रंथ आरंभ हुआ उस समय प्रत्येक ग्रह कितनी राशि अंश कला विकला पर था, उसको इन्होंने ध्रुवक संज्ञा दे दिया। तो ये फिर वो ध्रुवक कहाँ के हो जाएंगे? फिर यहाँ के ना होके यहाँ के ये ध्रुवक हो जाएंगे। ऐसे में वो ध्रुवक कहाँ के हो जाएंगे? इस जगह के, से सतयुग जहाँ समाप्त हो रहा है
ये आपके फिर ध्रुवक हो जाएंगे प्रत्येक। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये वस्तुतः ग्रहों के लिए लिख रहा हूँ, प्रत्येक अलग अलग ग्रह। ये तो त्रेता युग के आरंभ में ये जो पोजीशन है ये आगे के श्लोकों में उन्होंने बता रखी है कि प्रत्येक ग्रह त्रेता युग के आरंभ में कहाँ पे था। ठीक, एक बात तो ये इष्ट युग से आप या तो ये ले सकते हैं या एक और ले सकते हैं क्या कि कलयुग जब आरंभ हुआ तब से भी कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग अभी तो ये त्रेता फिर द्वापर और फिर कली का जितना समय बीता है ये आपको लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक के काल ये भी कम नहीं है काल, इसको भी आप छोटा करना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वर्तमान कलयुग से ले लें, यानी कलयुग जब ये आरंभ हो रहा है यहाँ पे इस कलयुग का में ये जितना समय बीत रहा है आपका ये ले लीजिए ये वाला, ठीक है ना, ये आपका कलयुग का काल ये जो बीत गया है, तब आपका इष्ट युग क्या हो जाएगा, तब इष्ट युग ये हो जाएगा कलयुग जो चल रहा है, इसमें जितने वर्ष बीते उन वर्षों में आहरगण का साधन करके और फिर ग्रह का साधन करेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि तथा परम इष्ट युगे गताब्दय ही अहरगणम विधाय। तो अब इष्ट युग, अब इष्ट तो मैंने कहा आपसे इष्ट युग दो ले सकते हैं आप, या तो वर्तमान जो महायुग चल रहा है इसको ले लीजिए तब इष्ट युग आपका ये पूरा पूरा रहेगा, और अथवा इष्ट युग का मतलब कि इस महायुग में भी कोई भी युग ले सकते हैं, त्रेता का सतयुग का आरंभ, त्रेता का आरंभ, द्वापर का आरंभ, कली का आरंभ। अब यहाँ लेना क्या सुविधाजनक रहेगा, त्रेता का आरंभ, क्यों, क्योंकि त्रेता के आरंभ के ग्रहों की स्थिति ग्रंथकार ने लिख दी है, बता दी है, तो हम उसको ले लेंगे इसको आगे। तो अब जब हम त्रेता के आरंभ से लेंगे तो त्रेता के आरंभ से फिर हम अहरगण का साधन करेंगे। ततः परम इष्ट युगे गताब्दयी अर्थात गत वर्षे ही अहरगणम विधाय तदुत्पन्न खेटान गत युगांतीय ध्रुवमानैः सहितान कुर्यात्। अब उससे उत्पन्न जो खेट होगा, जो ग्रह होगा, इतना इससे अहरगण निकालने के बाद जो आप मध्यमक ग्रह ले आएंगे, तदुत्पन्न खेटान गत युगांतीय ध्रुवमानैः सहितान कुर्यात्। जो गत युग के जो ध्रुवमान हैं, यानी अभी जब अगर वर्तमान युग ये पूरा लेंगे 28वां तब तो ये ध्रुवक हो जाएगा, और अगर हम इष्ट युग से मतलब हम त्रेता लेंगे तो फिर यहाँ की जो पोजीशन है ग्रहों की ये ध्रुवक हो जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ से लेते हैं तो फिर ये जोड़ना, यहाँ से आरंभ करते हैं गणना तो इनको इस पोजीशन को जोड़ना, ग्रहों के इस पोजीशन को जोड़ना पड़ेगा, और अगर हम गणना यहाँ से आरंभ करते हैं तो ग्रहों के इस पोजीशन को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन काल में ग्रहों के पोजीशन को जो हम ले आते हैं वही ध्रुवक कहलाते हैं, जिनको हम जब जोड़ देंगे तो पीछे से हमारे ग्रहों की स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। ये बात उन्होंने कही। तो तदुत्पन्न खेटान गत युगांतीय ध्रुवमानैः सहितान कुर्यात् तदा ते अभीष्ट दिने मध्यमक ग्रहाः स्युः। तो वो अभीष्ट दिन में मध्यमक ग्रह हो जाएंगे। कर्ण ग्रंथेषु अनेनैव विधिना तथा भास्करीय लघ्वहरगण प्रकारेण च ग्रहाः मनीषिभिः आनीताः। कर्ण ग्रंथेषु अयमेव विधिः अनुपाल्यते खलु इष्ट युग इष्ट शकात् तत्र गणना विधीयते। ग्रहलाघवं स्यात् अथवा केतकी ग्रहगणितं स्यात् एतेषु, अथवा करणकुतूहलं स्यात्। एतेषु करणग्रन्थेषु कस्माच्चित् शककालात् इष्टशकात् आरभ्य शककालात् आरभ्य गणना कृता वर्तते, अहर्गण साधनं कृतं विद्यते, ततः अहर्गणात् ग्रहाणां साधनं कृतम् अस्ति तत्र। अस्तु, तावत् अग्रे गच्छामः। ये बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। इसको अब आगे इन्होंने क्या बोला कि इष्ट युगात, एक बात इन्होंने बोला कि भाई इष्ट युग से आप करेंगे, तब वहां ये कहे हैं कि अस्मिन कृत युग से। अब देखिए इस कृतयुग के अंत में यानी कि त्रेता युग के आदि में प्रत्येक ग्रहों की क्या पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, ये इस पोजीशन यहाँ पे त्रेता युग के आरंभ में ग्रहों की क्या पोजीशन रही है उसको ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं अस्मिन कृतयुगस्यान्ते सर्वे मध्यगताः ग्रहाः, सर्वेपि मध्यगताः ग्रहाः, सभी जो मध्य। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शब्दों को ध्यान रखिए, मध्यगताः ग्रहाः बोला, न कि स्पष्ट ग्रहाः बोला। ठीक है, तो अस्मिन् कृतयुगस्यान्ते, कृतयुगस्य अन्ते अर्थात त्रेतायुगादौ सर्वेपि ग्रहाः मध्यगताः विना तु पातमन्दोच्चान्मेषादौ तुल्यतामिताः। वो सब के सब मेषादि पर थे, मेष के आदि बिंदु पर थे। यानी यहाँ देखिए मैंने ये एक सतयुग के अंत में यानी त्रेतायुग के आरंभ में ग्रहों की पोजीशन, अब ये मेष राशि मैंने यहाँ बना दी है, तो ये मेष राशि पे से हर एक देखिए इससे ग्रहों का वो कर रखा है कि ये अलग अलग ये ग्रह हैं जो कि मेष के आदि पर हैं। ठीक है ना,
मेषादौ तुल्यतामिता, मेष के आदि पर तुल्यताम, वो के तुल्य थे, इता संगता माने उस पर थे, वह मेष के आदि बिंदु पर थे। कहने का मतलब ये हुआ है मेषादौ तुल्यता मिता। ठीक, क्या कह रहे हैं कि अस्मिन् कृतयुगस्यान्ते अर्थात त्रेता युगादौ पात मंदोच्चान विना, पात और मंदोच्चों की बात नहीं की है, पात और मंदोच्चों की पोजीशन भिन्न रही है, इसलिए पात और मंदोच्च की बात बाद में करेंगे, सभी बाकी अन्य ग्रहों की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सर्वे मध्यगताः ग्रहाः, देखिए कि पातान मंदोच्चांश त्यक्त्वा सर्वे, सर्वे मतलब कि सप्त, देखिए क्लियर कर दिया, सप्त अपि, सातों ग्रह क्या कह रहे हैं, मध्यगताः, मध्यगतिकाः ग्रहाः, मध्यगतिकाः से क्लियर हो गया कि स्पष्ट ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं। मेषादौ, मेष राशि मुखे तुल्यताम साम्यम इताः संगताः, वो सब के सब मेष के आदि पर थे। ठीक, मध्यम, सभी मध्यम ग्रह। ठीक है, इसीलिए क्या कह रहे हैं देखिए, इसलिए मेषादौ तुल्यतामिताः कहा, मेषादि के साम्य का, मेषादि पर नहीं बोला, शब्द क्या दिया, तुल्यतामिता, उसके तुल्य थे, उसके बराबर थे। अब बराबर है, हम लोग बोलते हैं ना ऐसा कि बराबर है भाई, बराबर है मतलब एग्जैक्ट वही है ये नहीं कह रहा, वरना बोल देते कि मेष पर ही थे, मेषादौ आसन एवं न उक्तम, प्रत्युत मेषादौ तुल्यताम इताः, ऐसा बोला है, तुल्यताम इताः संगताः गताः, इनगतौ धातु से। कृत युगान्ते सूर्यादयः अखिलाः ग्रहाः, अब देखिए क्या करें टीकाकार कि कृत युग के अंत में सभी अखिलाः ग्रहाः, सर्वेपि ग्रहाः मेष राश्यादौ आसन्नौ, मेष राश्यादौ आसन् इति तेषां ध्रुवाः शून्य समाः। ये जो मध्यम ग्रह है वो मेष राश्यादौ आसन, सभी के सभी कहाँ थे, मेष राशि के आदि में थे, ये सब के सब। ठीक है, मेषासन्न थे, हैं? अथ तदानी मंदोच्च पातान आह, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि विनातुपात मंदोच्चान मेषादौ तुल्यतामिताः मकरादौ शशांकोच्चम। अब देखिए शशांकोच्च को अलग बोला कि मकरादौ शशांकोच्चम तत्पातस्तु तुलादिगः निरंशत्वं गताश्चान्ये नोक्तास्ते मंदचारिणः। क्या कहते हैं कि तदानीम मंदोच्च पातान की शशांकोच्चम चंद्र मंदोच्चम मकरादौ, मकर राशि मुखी अर्थात तस्य ध्रुव नव राशि मितः। अब देख लीजिए, जब ये सभी के सभी मेष राशि पर आ जाएंगे, सूर्यादि सर्वेपि ग्रहाः यदा आगच्छन्ति, तो उनका ध्रुवक क्या हो जाएगा, 0 राशि 0 अंश 0 कला। यही मतलब कि आप क्या लिखेंगे, त्रेता युग के आरंभ में ग्रहों की पोजीशन अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सूर्य 000, चंद्रमा 000, मंगल 000, यानी राशि इंस्कला विकला, ये 0 ऐसा लिख देंगे, इसे ही आप बोल देंगे ध्रुवक, यही क्या कहलाया जाएगा। तो एक उनकी पोजीशन को लिखना, टू राइट डाउन देयर पोजीशन इज कॉल्ड ध्रुवक, दैट पोजीशन इज कॉल्ड ध्रुवक, वो ध्रुवक कहलाएगा त्रेता युग के आदि में। ठीक, इनकी पोजीशंस। तो ये हो गया। 000 का मतलब क्या है, वो चल ही नहीं रहे थे, ऐसा नहीं है। 0 का मतलब कि यहाँ से घूमते यहाँ, अब यहाँ से फिर स्टार्टिंग आरंभ होगी ना, तो जब अभी तो ये 0 है, फिर इसके बाद जब बढ़ेंगे तो 1 अंश 2 अंश 3 अंश, जब 30 अंश हो जाएंगे तो मेष राशि खत्म हो जाएगी, वृष राशि आ जाएगी। ठीक है, फिर जब वृष राशि से स्टार्ट तो एक राशि खत्म हो जाए, जैसे कि घड़ियों में होता है, घड़ियों में क्या होता है, रात के 12 बजते ही 0 हो जाता है। फिर उसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो 0 आवर्स 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट्स ऐसे चलता है रेलवे घड़ी, अगर आप ध्यान दें तो इसमें तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ चला ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए क्या कहते हैं, वृत्त में क्या होता है, वृत्त में आप उसको जिस बिंदु से स्टार्ट किए उस बिंदु पर आ जाइए, तो या तो 360 डिग्री बोलिए या उसे ही आप क्या बोलते हैं 0 डिग्री बोलिए, बात एक ही है। तो डिस्टेंस, सेलेस्टियल एंगुलर डिस्टेंस कुछ नहीं है ना, इसलिए कोण कुछ भी नहीं बना, इसलिए शून्य बोल दिया। कोण कुछ बन जाएगा, जैसे ही कोण बनेगा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का जितने का कोण बनेगा उसके हिसाब से ये पोजीशंस आप लिख देंगे। तो चूंकि सभी के सभी मेष राशि के आदि बिंदु पर थे, इसलिए उनका ध्रुवक क्या लिखा जाएगा, 0 राशि 0 अंश 0 कला 0 विकला, ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, अब चंद्र के मंदोच्च का क्या लिखेंगे, तो चंद्र का जो मंदोच्च है वो मकर पर है, ये मकर राशि यहाँ पे है, तो मकर के आदि पर है, यानी चंद्र के मंदोच्च की पोजीशन यहाँ पे है।
तो इसलिए चंद्र के मंदोच का ध्रुवक क्या हो जाएगा, नव राशि, जीरो अंश, जीरो कला, जीरो विकला। ये चंद्र मंदोच, चंद्रमा के मंदोच की पोजीशन ये हो जाएगी। इसी बात को करें मकरादौ शशांकोच्चम और तत्पातस्तु तुलादिगः। और इस चंद्रमा का जो पात है यानी राहु, राहु की पोजीशन क्या थी उस समय त्रेतायुग के आरंभ में, तो कह रहे हैं तुलादिगः, तुलादौ आसीत, तुला के आदि बिंदु पर था, तो यानी कि यहाँ था राहु, राहु यहाँ पे था, राहु यहाँ पे है तो केतु यहाँ होगा, ठीक है। तो तुलादिगः, तो इसलिए इसका ध्रुवक क्या लिखेंगे आप, 6 राशि, 0 अंश, 0 कला, 0 विकला। ये आप पोजीशन लिखेंगे कब की, त्रेतायुग के आरंभ में, ठीक। जब एक बार आपको ये पता चल गया कि त्रेतायुग के आरंभ में इनकी ये पोजीशन है, तब त्रेतायुग के आरंभ से आज तक के दिनों समय के को वर्ष बना लीजिए, वर्ष से फिर सावन दिन बना के फिर ग्रह का साधन कीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये इसीलिए क्या बोला, संक्षेपात, इसीलिए उसको संक्षेप कहा, व्यवहार है, लाघव रीति से आपने ग्रह का साधन किया, ठीक है। अब आगे चलिए, निरंशत्वं गताश्चान्येनोक्तास्ते मंदचारिणः। अच्छा, बाकियों के मंदोच्च क्यों नहीं कहा, सवाल ये, खाली चंद्रमा का क्यों कहा, तो कह रहे हैं कि निरंशत्वं गतः, वो एक भी अंश नहीं चले थे, तो जब एक भी अंश चले ही नहीं तो उनका क्या लिख दे में, क्योंकि बाकियों के मंदोच्च इतने स्लो होते हैं कि कई वर्ष, हजारों वर्ष लग जाते हैं उनकी पोजीशन चेंज होने में, इसलिए उसके बारे में बात नहीं की। देखिए टीकाकार क्या कहते हैं, इसको भी क्या लेते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा कि कि शशांकोच्चम चंद्रमंदोच्चम मकरादौ, मकरादौ यानी कि मकर राशि मुखे, अर्थात तस्य ध्रुवः नवराशिमितः, उसका ध्रुव नवराशि हो जाएगा। तत्पातः चंद्रपातः राहु इति तुलादिगः, राहु जो था वो तुला के आदि बिंदु पर था, तो इसलिए अर्थात तस्य ध्रुवः षड राशि मितो व गंतव्यः, इसका जो ध्रुव है कितना हो जाएगा, 6 राशि, 0 अंश, 0 कला, 0 विकला, ये हो जाएगा। अन्य यानी कि इतर ग्रहाणाम ये मंदोच्चपाताः पूर्वम उक्ताः कथिताः ते तदानीं कृतान्ते निरंशत्वम अंशाभावात्, कि उनमें वो अंश उनमें था ही नहीं, जितने उनके राशि अंश कला विकला बताए उतने पर ही थे वो। तो निरंशत्वम अंशाभावात् यानी निर्गतः अंशः यस्मात् तन्निरंशम तस्य भावः निरंशत्वम इति व्युत्पत्तिः न गतः, कि उनमें एक अंश का भी चलन नहीं हुआ, तो नहीं हुआ इसलिए उनको नहीं लिखा, जो उनकी पोजीशन थी उतनी ही रहने दी। तो अर्थात ते अंशाद्यवयव सहिताः आसन इति, हैं वो ते अंशादि अवयव सहिताः आसन इति सावयवानाम उल्लेखन। निरंशत्वम का क्या मतलब हुआ, उनकी जितनी भी गति थी कितनी थी, वो कला विकला में थी, एक अंश भी नहीं थी, हैं। तो निरंशत्व का यहाँ मतलब ये समझना, निरंशत्व का मतलब ये नहीं समझना कि 0 अंश, 0 राशि, 0 अंश, 0 कला, 0 विकला, नहीं। उन्होंने कहा कि एक अंश भी नहीं चले, यानी कि कुछ कला विकला चले हैं। इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं, अर्थात ते अंशादि अवयव सहिता आसन, अंशादियों का जो अवयव होता है ना वो उतने उनकी गति थी। सावयवानाम उल्लेखने गौरवापत्तेस्ते मया उपेक्षन्ते। अब चूंकि उनको सावयव लिखेंगे, कला विकला ये सब लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए उन्होंने लिखा ही नहीं उसको। ते मंदचारिणः ते मंदोच्चपाताः अत्यल्पगतिकाः, वो जो अन्येषां ग्रहाणां ये मंदोच्चपाताः सन्ति ते मंदचारिणः मंदगतिकाः सन्ति अत्यल्पगतिकाः वर्तन्ते इति वर्षसहस्रैः अपि तेषां गतौ न वैलक्षण्यम्। हजारों वर्षों में भी उनकी गति में कोई विलक्षणता नहीं दिखती है। अतः कृतयुगान्तीय वर्षगणैः अपि तेषाम् आनयनं कृत्वा अभीष्ट कालेपि तएव। तो अब कृतयुगान्तीय वर्षगणैः अपि कृतयुगान्तीय की कृत्वा अभीष्ट कालेपि, कि आप एक बार कृतयुगांत तक उनकी गणना कर लीजिए कि कृतयुग के अंत में जब आप एक बार गणना आरंभ करेंगे सृष्टि आदि से लेके, तो इन ग्रहों के, तो फिर सवाल ये है ना, प्रश्न ये है कि इन जिनका आपने उल्लेख नहीं किया उनके ध्रुव को हम क्या समझे, उनके इस वर्तमान ये त्रेतायुग के आरंभ में उनकी क्या पोजीशन थी। सवाल ये है, क्योंकि बाकियों का बताया बाकी, लेकिन अन्येषां ग्रहाणां मंदोच्चपात विषये किमपि न उक्तं भवता तत्किमर्थं तत्तस्य आनयनं कथं विधीयते। उसके लिए उन्होंने ये कहा कि देखिए सृष्टि के आरंभ से लेके और ये कृतयुग के आरंभ तक उनकी गणना कर लीजिए,
जितने भगण को कैसे करेंगे पहले बताया जा चुका है कि महायुग में इतने भगण, तो सृष्टि तो महायुग से लेके कृतयुग के अंत तक जितना समय बीता है उतने में कितने भगण, जितना उनका भगण आ जाए वही उसको ध्रुवक मान लीजिए आप, हैं। उसमें थोड़ा भी अंतर आगे नहीं आएगा, इसलिए उसको उन्होंने नहीं बोला। तो तेषाम आनयनम कृत्वा अभीष्ट काले पिता एव स्थिर, अभीष्ट समय में भी वो स्थिर ही माने जाएंगे, इसलिए उनका नहीं दिया। क्योंकि बाकियों क्यों नहीं दिया, इसलिए क्योंकि बाकियों की पोजीशन आप जब जान जाएंगे तो यहाँ की पोजीशन पता चल गई। तो यहाँ से अब वर्तमान समय ये है, इतने काल में इनकी प्रत्येक ग्रहों की क्या गति हुई है आप गणना करके यहाँ पे उनकी पोजीशन लिख देंगे। ठीक, क्लियर है बात। लेकिन ग्रहों के मंदोच्चपात जो यहाँ आप ले आएंगे वो इस समय में भी उतने ही हैं, इसलिए एक बार जब आपने निकाल दिया तो आगे उनकी गणना में उनका उपयोग नहीं है, इसलिए जितने हैं वही उनका ध्रुवक मान लिया जाएगा। ठीक, एक ये बात कही। अब उपपत्ति देखिए, अथ अत्र कृतांते सर्वे ग्रहाः कथम मेषादौ तुल्यता मिता इति गणितेन उपपत्ति प्रदर्श्यते। अब सवाल ये है कि भैया आप ये कैसे ले आए कि ये सभी के सभी जो है मेषादौ तुल्यता मिता, आपने बोल दिया कि सर्वेपि ग्रहाः मेषादौ तुल्यता मिता हैं, दे ऑल प्लैनेट्स विल बी इन द बिगिनिंग ऑफ मेष राशि, हाउ यू कैन से दैट, सो दैट डेरिवेशन इज गोइंग टू बी सेड। अब उसको इज गोइंग टू बी एक्सप्लिकेटेड, एक्सप्लेन्ड। अब मैं उसको कह रहा हूँ। तो देखिए उन्होंने ये कहा, अच्छा इसको अब इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा के ही समझा पाएंगे क्योंकि उधर दूसरी बात लिखी हुई है। तो एक सिंपल एवरेज मैथमेटिक्स उन्होंने करके इस चीज़ को दिखाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ उस चीज़ को। देखिए सूर्य का उन्होंने क्या कहा कि यदि कल्प रविवर्षै ही कल्प रवि भगणाः लभ्यन्ते, कि एक यहाँ सीधे कल्प से गणना आरंभ, कल्प का ले रखा, महायुग का नहीं बल्कि सीधे कल्प का, कि कल्प रविवर्षै ही कल्प रवि भगणाः तदा कृतांतीय गताब्दैः, कृतयुग के अंत तक जितने वर्ष बीते हैं उतने वर्षों में, कि भाई आपको लाना तो कृतयुग के अंत तक ही था ना, तो वही तो आपका ध्रुवक था जिसे आप मेषादौ तुल्यता मिता बोले थे। तो वो कृतयुग के अंत में यानी त्रेता युग के आरंभ में ये सारे के सारे मेष के आदि बिंदु पर हैं, इसका सबूत क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव दैट। तो उसको उन्होंने करके दिखाया है कि यदि कल्प रविवर्षै ही कल्प रवि भगणाः, ठीक, उन्होंने कहा कि एक कल्प में रवि के जितने वर्ष होते हैं, सौर वर्ष, जितने सौर वर्ष होते हैं उसमें सूर्य के जितने भगण हैं, ये दोनों चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है। तो कृतयुगांतीय गताब्दैः, कृतयुगांतीय गताब्दैः किम, ये है। तो उसको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कह दिया भैया कल्प रवि भगण जितना है ना आपका, उस कल्प रवि भगण, इसको ऐसे, इसको फिर क्या करेंगे, पक्षांतर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा कि कल्प रवि भगणाः बटे कल्प सौर वर्षाणि, और ये इधर क्या हो जाएगा कृतयुगांतीय वर्षाणि, तीय वर्षाणि, ठीक, यही तो होगा ना, इसी से तो निकालेंगे आप। तब इसके लिए क्या करेंगे आप, तब इसके लिए हम ये करेंगे, अब इनके वैल्यूज रख दीजिए, हैं, तो इनके वैल्यूज रखिए। तो 4,32,00,00,000 यही तो होंगे ना सौर वर्ष भाई, जितने सौर वर्ष उतने ही भगण। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 4,32,00,00,000 हो गए। और जितने एक कल्प में जितने रवि भगण हो रहे हैं वो
एक रवि भगण एक वर्ष में, इसलिए इतने रवि भगण कितने वर्षों में होंगे, इतने ही वर्षों में होंगे। ये बात तो क्लियर है ना। रवेश चक्र भोगोर का वर्षम प्रतिष्ठम, इसको ध्यान रखना चाहिए कि एक सौर वर्ष में रवि का एक भगण, तो इतने भगण जो हो रहे हैं 4 अरब 32 करोड़ 32 कोट्यधिक चतुरर्बुद मिताः भगणाः कियद्भिः वर्षैः भविष्यन्ति एतावद्भिः एव वर्षैः। तो 4 अरब 32 करोड़ ये भी हो जाएगा, 3 4 5 6 7, ठीक। तो अब ये जो आपकी ये तो आपका इससे तो भाग इनका परस्पर भाग देने का मतलब क्या हुआ, एक सेम नंबर है इसलिए एक ही हो जाएगा। यानी कि जितने कृतयुग के सूर्य में आवश्यकता नहीं, सूर्य में तो जितने वर्ष बीत गए उतने भगण बीत गए, है कि नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ सोलर ईयर्स द नंबर ऑफ सोलर ईयर्स इन अ कल्प इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ सोलर रिवोल्यूशंस, सूर्य के भगण उनके बराबर है। तो इसलिए जितने वर्ष होंगे उतने ही भगण हो जाएंगे। तो सूर्य के भगण में तो सीधे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जितने वर्ष बीते ये बस वर्ष पता कर लीजिए। सृष्टि के आरंभ से लेके सृष्टि आदितः कृतयुगांतम यावत कियंति वर्षाणि यतीतानि यावंति वर्षाणि यतीतानि द नंबर ऑफ सोलर ईयर्स दैट हैज बीन इलेव्ड सो फार, not so far but till the end of Treta Yuga, those the number of revolution will be equated to that number, यानी कि जितने सौर वर्ष उतने ही सौर भगण। तो इसके हैं कितने, तो आपका हो जाएगा 1 अरब 95 करोड़ 37 लाख 20 हजार भगण हैं सृष्टि के आरंभ से लेके कृतयुग के अंत तक कि जितने वर्ष हैं उतने ही भगण होंगे। तो उसके भगण कितने हैं, तो 1 अरब 95 करोड़ 37 लाख 20 हजार। तो यानी यही ये सब तो कट जाएगा, ये तो एक हो जाएगा, है ना, यानी यही नंबर आपका आ जाएगा। अब इतने भगण हैं आपके, ठीक है। अब इन भगणों को आप क्या कीजिए, ये भगण हैं, अब देख लीजिए सीधे सीधे भगण आए, मतलब कि आपने भाग दिया तो कुछ शेष नहीं बचा। शेष बचा क्या, सीधे सीधे तो भाग चला गया ना भाई, ये नंबर से कट जाएगा, यही बचेगा। तो जब यही बचा यानी कि शेष कुछ भी नहीं बचा, यानी कि ये सारे इतने क्या हैं, 1 अरब 95 करोड़ 37 लाख 20 हजार भगण आया किसके, सूर्य के। मतलब कि सृष्टि के आरंभ से लेके कृतयुग के अंत तक सूर्य के 1 अरब 95 करोड़ 37 लाख 20 हजार सौर वर्ष बीत गए, और वर्तमान और कृतयुग के अंत में सूर्य कहाँ है, बस अगले भगण के आरंभ में, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। जब आपने ऐसे ऐसे गणना की, ऐसे यहाँ से भाई ये है इस पोजीशन से चल रहा है, इसी पर आ गया, फिर इसी पे आ रहा, फिर इसी पे आ रहा, इसी पे आ रहा, और कृतयुग के अंत में फिर यहाँ पे है, इसी पोजीशन पे है। इससे तो ये सिद्ध होता है ना, क्योंकि अगर कोई राशि लिखी होती इसके आगे, भगण के आगे इतने राशि इतने अंश, तब तो हम आगे बढ़ते, लेकिन ये तो खाली भगण लिखा हुआ है, इसमें राशि और अंश की कोई बात ही नहीं है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए उसी पॉइंट पे थे, ठीक है ना। साइकिल्स पूरे हुए, उसके आगे की बात नहीं हुई। कब, त्रेता युग के आरंभ में। बात क्लियर है। अच्छा, अब जिस तरीके से इन्होंने ये दिखाया, ऐसे ही इन्होंने उसको भी दिखाया है। किसको, चंद्रमा के भगण को भी आप देख सकते हैं। इसमें चंद्रमा का जो भगण है, अब देख लीजिए, चंद्रमा के भगण के लिए आपको चंद्र भगण कर दीजिए यहाँ पे। तो ये चंद्र भगण हो जाएगा आपका, और ये सौर वर्ष तो रहेंगे ही, कि इतने सौर वर्षों में इतने चंद्र भगण, है ना भाई। ये तो कल्प की संख्या है ना, तो इतने कल्प रविवर्ष ही कल्प चंद्र भगणा। तो कृतयुगांतीय गताब्देहि किम, इतने कृतयुगांतीय वर्षों में कितना होगा। अब यहाँ पे आपको, अब यहाँ सेम नहीं रहेगा, यहाँ नंबर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के लिए तो एकदम सीधा सीधा हिसाब है, जितने वर्ष उतने भगण। लेकिन चंद्रमा के लिए ऐसा नहीं है, जितने वर्ष उतने ही भगण, नहीं उससे ज़्यादा भगण हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ अब ये संख्या बदलेगी। तो अब यहाँ चंद्रमा के भगण कितने हैं, तो
57, देख मैं दूसरे से लिखता हूँ, 57, 57, 75, 333, 75, 333, 6000 डिवाइड बाई 4,32,00,000 और इंटू, अब जितने जितने वर्ष बीत गए तो कितने वर्ष बीत गए, तो वही 1,95, 37, 20,000, 1,95, 37, 20,000। अब यहाँ देखिए ये, अब ये भाग एक एक नहीं होगा और इसका जो आंसर निकल रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 26/11/89, 26/11/89, 5702, 5702 भगणा। अब देख लीजिए चंद्रमा का, देख लीजिए चंद्रमा में भी तो यही बात है कि यहाँ सिर्फ भगण आ रहे हैं, इसके राशि अंश कला विकला नहीं आ रहे हैं। मतलब कि इतने वर्षों में चंद्रमा भी यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे घूमते हुए घूमते 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 इसके 26 अरब रिवोल्यूशन हो चुके हैं। और रिवोल्यूशन होकर अभी आगे अगली राशि इत्यादि का कोई अंश इत्यादि की बात नहीं हुई है। अगर कब होती, अगर भगण के बाद कोई राशि अंश ऐसा कुछ शेष आता, लेकिन वैसा नहीं आया। इसलिए चंद्रमा भी त्रेता युग के आरंभ में मेषादि पर ही था। ठीक, 0 पॉइंट मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही था। मेष को स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं तो मेष पर था, मेष के आदि बिंदु पर था। इस तरीके से सभी ग्रहों का उपपत्ति में इन्होंने दे रखा है। मैं उपपत्ति से सिर्फ नंबर्स को यहाँ लिख दूँ तो उससे कोई बात नहीं है। और इसके बाद अन्य का जो अनुपात उन्होंने निकाल के दे रखा है कि प्रत्येक सबका कि सूर्य मंदोच के कितने अंश कला विकला हैं, इन सबके अंश कला विकला कितने हैं, गुरु मंदोच के और इन सबके है, ये सब निकाल के इन्होंने दे रखा है। तो आज यहीं पाठ समाप्त करते हैं और कल हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, देशांतर और भूपरिधि के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे मित्रों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो लोग सिद्धांत शिरोमणि पढ़ना चाहते हैं वो संस्कृतम भारतम पर या मेरे विद्या सुरभि पेज पर जाकर पढ़ सकते हैं। आप कृपया विद्या सुरभि पेज पर जाइए। मेरे अगर आप जब फेसबुक अकाउंट पर जाएंगे तो उसमें विद्या सुरभि का पेज है, उस पर चले जाइए और वहाँ आपको सारे के सारे सिद्धांत शिरोमणि के की कक्षाएं क्रमशः मिल जाएंगी। आप वहाँ जाके उनको पढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय तो ज्योतिषम।